वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए एक ऐसा टॉपिक जिससे लगातार परीक्षा में प्रश्न आता है और यहाँ से लगभग आपका 15 नंबर तैयार होने वाला है। 10 नंबर कम से कम और अधिक से अधिक 15 नंबर का प्रश्न जो है, मतलब 2 प्रश्न आते हैं, एक लघु उत्तरीय का और एक दीर्घ उत्तरीय का। तो 2 प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे और एक चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। चैप्टर नाम मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके मध्य का चैप्टर है। ठीक है, आप सिलेबस उठा करके देखेंगे तो उसमें ये जो चैप्टर है ये आपके सिलेबस में ही है और ये इतना अच्छा चैप्टर है कि ये आपकी परीक्षा में पूछा जाना ही एकदम से तय है। इसलिए पूछा जाना तय है क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे उच्च शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है और आखिरकार चूंकि आप लोग विश्वविद्यालय शिक्षा में हैं, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपसे ये प्रश्न पूछना एकदम से अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा मध्य शिक्षा या एक प्रकार से जो माध्यमिक शिक्षा होती है उसके बारे में भी प्रश्न आता है और प्राथमिक शिक्षा और प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। और नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी जो आई है यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जो 2020 में यानी 2020 में, उसके बारे में भी एक प्रश्न आपका 2022 की परीक्षा में भी, 23 की परीक्षा में पूछा गया है और 24 में भी पूछा जाएगा। तो अगर आपने एजुकेशन लिया है, अभी आप एडमिशन करके आ रहे हैं और अभी इंटर पास करके आए हैं, इससे पहले एजुकेशन आपने कभी नहीं पढ़ा, बिल्कुल डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सरल सब्जेक्ट होता है एजुकेशन। अगर आपने शिक्षा शास्त्र लिया हुआ है तो विश्वास मानिए कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताए गए मॉडल पेपर, शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा जो लेक्चर्स लिए जाते हैं आपके चैनल पर यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, तो वो सारे ऐसे होते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपकी परीक्षा में वो सारी चीज़ें आ जाएं। इसीलिए मैं सोचा कि एक प्रकार से मैं जब शुरुआती चैप्टर्स को पढ़ाता हूं तो शुरुआती चैप्टर्स को तो मैं ऑलरेडी 2023 में भी मैंने पढ़ा दिया था। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, आप देखिएगा। लेकिन जो बीच वाले जो चैप्टर्स होते हैं वो कुछ मात्रा में छूट जाते हैं कभी कभी, या पूरा सिलेबस नहीं कवर हो पाता, पेपर जल्दी आ जाता है। तो ऐसी स्थिति की सामना करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनसे लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को क्यों ना अभी से हम क्लियर करवाते चलें। यानी कुछ ऐसे टॉपिक्स यानी 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर वीडियो हमारी आपने देखी होगी तो उन्हीं टॉपिक्स में से एक टॉपिक ये भी है। 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये है कि केवल 14 इंपॉर्टेंट आप टॉपिक पढ़ लें अपने संपूर्ण सिलेबस से और आपका काम हो जाएगा, आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो उसी में से एक टॉपिक ये भी है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। आप बीए फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं, 2024 में आपकी परीक्षा होने वाली है, शिक्षा शास्त्र विषय वस्तु है यानी एजुकेशन, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। क्या पढ़ना पड़ेगा भैया? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर हिंदी में इसको बोले तो क्या बोलेंगे? शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा। क्या बोलेंगे बाबू? शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा उसको बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? क्या? शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। अब शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी समझा होगा, जाना होगा, परंतु अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आज के वीडियो का जो टॉपिक है, आपका जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है भाई? उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति। वर्तमान में उच्च शिक्षा की क्या स्थिति है और क्या समस्याएं हैं, क्या सुझाव उसके लिए देंगे और क्या कारण है। यहाँ पर कारण, सुझाव, मतलब कारण, समस्याएं और स्थिति, ये तीनों को हमने इतने में समाहित करके रखा है। ठीक है, ये तीनों हम यहाँ तक पढ़ लेंगे। और विश्वविद्यालय शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए या विश्वविद्यालय की शिक्षा की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आज हम युवा जो है क्या सुझाव दे सकते हैं, या एक प्रकार से कौन कौन से सुझाव ऐसे हैं जिससे हम विश्वविद्यालय शिक्षा को या हायर एजुकेशन को या उच्च शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, यानी कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा होती है। मतलब कि उच्च शिक्षा का सीधा सा मतलब हो गया आपका, जैसे कि आप किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? जैसे कि आप विश्वविद्यालय शिक्षा की बात करें। विश्वविद्यालय मतलब जैसे ग्रेजुएशन हो गया या एक प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया या पीएचडी वगैरह हो गई, ये सब जो एक प्रकार से हैं, ये सब क्या है? ये उच्च शिक्षा की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये हम आज चर्चा करेंगे। वर्तमान में भारत की बात यहाँ पर हो रही है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। किसी विदेशी शिक्षा नीति या फिर उसके बारे में नहीं चर्चा होगी, केवल भारतीय शिक्षा के बारे में बात हो रही है। तो
शुरुआत में आप लोगों ने चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई वैदिक कालीन शिक्षा, फिर उसके बाद में बौद्ध और जैन कालीन शिक्षा आती है, फिर उसके बाद में जो है मुगल आक्रांता आते हैं, उन्होंने कुछ शिक्षा के बारे में उनकी कुछ शिक्षा प्रणाली रही है, यानी मुस्लिम कालीन शिक्षा, यानी जिसको आप मध्यकालीन शिक्षा कहते हैं। और फिर उसके बाद में जो अंग्रेज लोग आए उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत करी। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली वो सब आप पढ़ते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ता है कि भाई इन शिक्षा को लेकर के जो, चूंकि आप देखते हैं एक पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है प्री प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद में फिर होती है कौन सी प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। फिर प्राथमिक शिक्षा के बाद में होती है माध्यमिक शिक्षा, और माध्यमिक शिक्षा के बाद में आता है आपका उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे दोष हैं। हायर एजुकेशन में दोष इसलिए हैं चूंकि अभी तमाम सारी समस्याओं और दोषों के बारे में ही हम जानने वाले हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं, एक एक चीज़ों को हम बड़े ही आसानी से समझेंगे, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला जो एक प्रकार से इसमें उच्च शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति में या उसकी समस्या में या उसके समस्या और वर्तमान स्थिति को अगर देखें तो सबसे जटिल समस्या है वर्तमान में, खास करके वर्तमान स्थिति अगर देखें उच्च शिक्षा की तो छात्र अनुशासनहीनता की है। छात्र अनुशासनहीनता की अगर बात करें तो क्या है छात्र अनुशासनहीनता? छात्र अनुशासनहीनता का सीधा सा मतलब है मेरे भाई कि आजकल के जो छात्र हैं वो एक प्रकार से क्या है, वो टीचर का एक प्रकार से तनिक भी सम्मान नहीं करते, टीचर से एक प्रकार से जबान भी लड़ाते हैं और टीचर को एक प्रकार से वो उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते जैसा पहले लोग देते थे। टीचर से ही लड़ जाते हैं, टीचर के खिलाफ ही धरने पे बैठ जाते हैं और कई सारी चीज़ें करते हैं। हालांकि काफ़ी हद तक ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कुछ हद तक ये बातें बिल्कुल गलत हो जाती हैं कि आप टीचर को एक प्रकार से कुछ समझ ही नहीं रहे हो। गुरु और शिष्य परंपरा जो भारत की एक प्रकार से बड़ी विख्यात परंपरा रही है, उस परंपरा को आप नेगलेक्ट करके एक नई परंपरा स्थापित कर रहे हो, और जो परंपरा एक प्रकार से आपने विदेशों से सीखी है, आपने पाश्चात्य शिक्षा से उसको लिया है, तो कहीं ना कहीं पे उससे जब आप दूसरे के यहाँ की शिक्षा प्रणाली जो कि उतनी इफेक्टिव शिक्षा प्रणाली आज की वर्तमान की स्थिति में नहीं साबित हो पा रही है, और उसको आप अपना रहे हो, अपनी वैदिक कालीन जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ संशोधन करके और अच्छे तरीके से अगर आप रिसर्च करें तो आप अच्छे तरीके से एक प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। अगर आप वैदिक कालीन जो शिक्षा पद्धति थी उस पर भी आज चलें तो बहुत ही आगे निकल सकता है भारत। और आज आप देख रहे हैं नई शिक्षा नीति में इसी बात पर फोकस किया गया है खास करके। तो क्या हो रहा है, सबसे पहली बात छात्र अनुशासनहीनता। जो उच्च शिक्षा के बच्चे हैं वो टीचर के एक प्रकार से किसी प्रकार की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो रिस्पेक्ट करते, बाकी कोई बच्चे जो है रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, छात्र अनुशासनहीनता। छात्र अनुशासन, एकदम से अनुशासन की कोई बात ही नहीं होती है, कोई दबाव, कोई वोच नहीं। मन है तो पढ़ रहे हैं, नहीं मन है नहीं पढ़ रहे हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सुट्टा लगा रहे हैं, कई प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। सुट्टा मतलब समझ रहे हैं ना, यानी सिगरेट वगैरह आजकल का कॉमन सी बात है। यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ने जाते हैं और जब वहाँ पर पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, चाय जाएंगे, कुल्हड़ का चाय पिएंगे और बगल में सिगरेट फूकेंगे। मैंने देखा, चूँकि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा, मैं एक प्रकार से आप देखिएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा, तो वहाँ पर जब मैं पढ़ रहा था तो उस दौरान बहुत सारे छात्राएँ ऐसे सिगरेट वगैरह पी रहे थे, मैंने देखा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो एक प्रकार से पीते हैं, कभी टीचर भी रास्ते में गए तो थोड़ा सा उधर कर लिया, पीते हैं और ऐसे एकदम से। अच्छा, एक ट्रेंड ये चलता है वहाँ पर, विचारधारा चलती है, जैसे कि बहुत सारी विचारधारा है विश्वविद्यालय में, विचारधाराओं की होड़ लगी होती है और उसी विचारधाराओं में टीचर भी फंस जाता है और स्टूडेंट भी फंस जाता है, गुट बन जाते हैं विश्वविद्यालयों में, एक प्रकार से राजनीतिकरण हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, राजनीति के लोग जो होते हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए विश्वविद्यालय के जो छात्र होते हैं, छात्र संगठन होते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। और कहीं ना कहीं पे जो छात्र संगठन या धरने वरने की जो बात होती है विश्वविद्यालय में, इसीलिए क्लासेस वगैरह उतनी अच्छे तरीके से नहीं चल पाती जितनी एक आम कॉलेज में चल जाती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो विश्वविद्यालय शिक्षा जरूर उतना एक प्रकार से मनोरंजनात्मक शिक्षा होती है आज के युग में, अगर आप देखेंगे एंजॉय मिलता है पढ़ते वक्त, मतलब अच्छा लगता है, घूमो टहलो मौज मस्ती करो। लेकिन एक प्रकार से अगर आप देखिए इफेक्टिव पढ़ाई की अगर बात करें, पढ़ाई जरूर होती है, लेकिन हर एक टीचर जब पढ़ाने आएगा तो उसमें अपनी विचारधाराओं को ठूस देगा, तो उसकी खुद की विचारधारा भी उसमें होगी, यानी वो पढ़ा रहा है अलग, लेकिन वो अपनी विचारधारा भी उसमें ठूस रहा है, और जो उसको पढ़ाना है वो नहीं पढ़ा रहा है, फर्जी में एक प्रकार से बोलता चला जा रहा है, मतलब केवल लेक्चर, कोई बोर्ड पर आकर के नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, बस केवल लेक्चर ही होता है। हालांकि लेक्चर इंपॉर्टेंट भी होता है, कुछ जो है प्रोफेसर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं, कुछ प्रोफेसर बस केवल कुर्सी पर बैठे हैं, बता दिया अरे पढ़ लो, सब आप लोग जानते ही हैं क्या पढ़ना उसमें। तो बच्चा भी वही सोचता है, बच्चा जब ऐसे पढ़ करके गया तो वो भी जब टीचर बनेगा तो अरे क्या पढ़ना, ऐसे पढ़ लो, निपटा लो सब। तो ये चीज़ें हो जाती है। सबसे पहली बात छात्र अनुशासनहीनता।
छात्र अनुशासनहीनता के बारे में भूतपूर्व उप कुलपति रहे हैं प्रोफेसर एन.के. सिद्धांत। एन.के. सिद्धांत जी का मानना है, एन.के. सिद्धांत कहते हैं, क्या कहते हैं एन.के. सिद्धांत भैया? एन.के. सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं एन.के. सिद्धांत? एन.के. सिद्धांत कहते हैं 7 प्रकार की अनुशासनहीनता होती है। कितने प्रकार की भैया? 7 प्रकार की। तो इतना जानो कि एन.के. सिद्धांत जो है 7 प्रकार की अनुशासनहीनता की बात करते हैं, खास करके उच्च शिक्षा की समस्याओं में या उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति को लेकर के, कि उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति में सबसे पहली बात उच्च श्रृंखल व्यवहार है। एक प्रकार से उच्च श्रृंखल व्यवहार एक प्रकार से एक ऐसा व्यवहार होता है कि टीचर और जो स्टूडेंट होता है उसके बीच में ज़्यादा वो या गुरु शिष्य परंपरा का कोई वो नहीं व्यवहार होता है एकदम से। सामान्य दुर्व्यवहार भी आजकल आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि भाई दुर्व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो दुर्व्यवहार की बात की या चाहे वो मद्यपान की बात हो, चाहे एक प्रकार से और भी तमाम प्रकार की चीज़ें करते हैं। जो बहुत सारे अपराध ऐसे होते हैं जो कि इस समय तक लोग करते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा यौन संबंधी व्यवहार भी बहुत सारे वहाँ पर, चूँकि मेल फीमेल जो होते हैं, लड़का लड़की साथ में घूमते हैं और कोई किसी प्रकार का कोई दबाव, कोई डर, कोई बंदिश नहीं होती, विश्वविद्यालय कैंपस में घूमते हैं, ठीक है, पार्क में घूमते जा करके। हालांकि घूमने फिरने की कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये घूमना फिरना थोड़ा गलत साबित हो जाता है, लेकिन फिर भी ये इसको ज़्यादा गलत आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये नेचर है, प्रकृति ही है, ठीक है। तो उसमें आप ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते यौन संबंधी व्यवहार में। लेकिन यौन संबंधी जब दुर्व्यवहार फैलने लगता है, लोग गलत फायदा उठा लेते हैं उस चीज़ का, तो लोग इसी में टेंशन में आ जाते हैं। मान लेते हैं कोई लड़का और लड़की एक साथ हुए, फिर उन्होंने एक दूसरे से एक प्रकार से संबंध रहा, कुछ दिनों तक ब्रेकअप हुआ, फिर पैचअप हुआ, कई तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, छात्र छात्राएं, और पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी पढ़ावट में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। जो ध्यान उनको पढ़ाई पर देना होता है या रिसर्च पर देना होता है, वो ध्यान एक प्रकार से वो ये देने में देते हैं कि फला लड़का को कैसे पटाया जाए और फलानी लड़की को कैसे हम पटाएंगे। ये विधियों पर ध्यान ज़्यादा फोकस करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि भाई हमको करना क्या है आगे। हम अगर अपने रिसर्च पर फोकस करें या अपने टॉपिक पर फोकस करें तो अच्छा एक प्रकार से कर सकते हैं। बस घूमते हैं, टहलते हैं, शहर का रूप रंग देखते हैं, क्योंकि जब गांव से बच्चा विश्वविद्यालय में पढ़ने जाता है तो वहाँ का माहौल पहले देखता है, 1-2 महीने तो माहौल समझने में लगता है, वहाँ के एक प्रकार से लोगों में घुलने मिलने में लगता है, दोस्त यार बनाने में लगता है। फिर दूसरे महीने में क्या होता है, जब दोस्त यार बन जाते तो घूमने में लगता है। फिर उसके बाद दोस्त यार जो एक प्रकार से जो पुराना दोस्त होगा या फिर वहाँ पहले पढ़ा होगा, वो खूब ज़्यादा एक प्रकार से वहाँ के रंग रूप में शामिल होगा, तो लीडरशिप में रहेगा, एकदम से बाहीं वहीं बटोर के आगे चलेगा, आओ भैया, तो 4 ग्रुप उनका है, 4 ग्रुप उनका है। इस प्रकार से क्या होता है, थोड़ा वो रुतबा होता है। एक प्रकार से स्वतंत्रता और समानता की होड़ में लड़कियां भी एक प्रकार से ऐसी चीज़ें करती हैं जिसको देख करके आप कहेंगे कि भाई ये चीज़ें तो गलत है। तो अनुशासनहीनता की एक प्रकार से पराकाष्ठा आपको दिखाई पड़ेगी, कहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी, छात्र अनुशासनहीनता की उच्च शिक्षा में ही। मध्यकालीन शिक्षा में थोड़ा कम आपको डर बंदिश रहती है, क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने आसपास ही क्षेत्र के स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता घर पर उन पर निगरानी रख पाते हैं, और एक प्रकार से स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनका भी दबाव रहता है, और उस समय तक उतने बड़े नहीं होते कि वो एक प्रकार से खुद ही डिसीजन ले, मतलब कि खुद अपने मर्जी से नहीं करते, क्योंकि टीचर उनके माता पिता से बता सकता है। लेकिन जब आप विश्वविद्यालय में पढ़ते, दूर किसी शहर में जाकर के पढ़ते, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर केवल आप होते हैं, वहीं पर आप मद्यपान करना सीखते हैं, दारू शराब पीना सीखते हैं। इसके अलावा वहीं पर आप दुर्व्यवहार, यौन संबंधी दुर्व्यवहार, तमाम प्रकार के दुर्व्यवहार को सीखते हैं। वहीं पर गलत गलत बातें आप सीखते हैं, जरूर अच्छी बातें आप बहुत सारी वहाँ से सीखते हैं शहरों से, लेकिन वहीं पर बहुत सारी बेकार बातें भी आप सीख करके आते हैं, तो ये भी दुर्व्यवहार उसी में शामिल। इसके अलावा परीक्षा से संबंधित दुर्व्यवहार भी है, क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर पर एक प्रकार से क्या होता है कि परीक्षा में भी दुर्व्यवहार बहुत सारे बच्चे जो होते हैं परीक्षाओं को देते समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, जो अनुशासनहीनता के खिलाफ है, या परीक्षा में एक प्रकार से अनुशासनहीनता को एक प्रकार से नहीं जो है संभाल पा रहा होता है विश्वविद्यालय, तो परीक्षा से संबंधित दुर्व्यवहार कभी कभी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा स्वाधिकारों का दुरुपयोग लोग करते हैं। बच्चे जो होते हैं अपने अधिकारों की मांग के लिए कभी कभी क्या होते हैं, फर्जी का धरना देते हैं। कोई भी बात ऐसी उनको लगी कि भाई ये गलत है, तुरंत हाय 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 धरना देना शुरू कर दिया, एकदम से तुरंत, ठीक है। विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर ने अगर कुछ बोल दिया, तुरंत धरना सा चालू हो गया। ये भी नहीं देखते हैं कि भाई उसने जो बोला है वो सही है या गलत है। बिना निर्णय किए भी कुछ छात्र संघ वाले होते हैं, कोई भी मुद्दा पा गए तो छात्रों को उकसाते हैं, जो छात्र संघ वाले होते हैं उकसाते हैं कि नहीं ये मुद्दा गलत है, मुद्दा गलत है, उस पर धरना देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक प्रकार से थोड़ा दिन, 1-2 दिन क्लास भी डिस्टर्ब होती है, कई सारी चीज़ें होती है, तो ये भी एक प्रकार समस्या होती है। इससे एक प्रकार से आगे नहीं। हालांकि धरना देना बहुत अच्छी बात है,
लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्वतंत्रता या स्वाधिकारों का बच्चे दुरुपयोग भी कर लेते हैं। बच्चों को इतना अधिकार दे दिया जाता है कि भाई बच्चे अपने अधिकारों का एक प्रकार से गलत प्रयोग करते हैं, नकारात्मक फायदा उठाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला है धन संबंधी अनियमितता हो जाती है। धन संबंधी अनियमितता भी एक प्रकार से क्या है, वो भी अनुशासनहीनता के में आती है। और इसके अलावा चोरी और सेंधमारी भी आपको कहीं ना कहीं पे यहाँ पर आपको दिखेगी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा। तो ये जो है किसने बताया, ये 7 प्रकार की अनुशासनहीनता बताई किसने, उपकुलपति प्रोफेसर NK सिद्धांत ने। ये सब विश्वविद्यालय की अनुशासनहीनताएँ हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से उच्च शिक्षा की ये वर्तमान में स्थितियाँ भी हैं जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी स्थिति या दूसरा एक प्रकार से जो समस्या है खास करके वो रहा है निर्देशन व परामर्श का अभाव। निर्देशन और परामर्श का अभाव। निर्देशन मतलब होता है डायरेक्शन, परामर्श का मतलब होता है सुझाव। ठीक है, किस मामले में, जैसे आप अगर इंटर में हैं, इंटर में अभी आए हैं, BA लिए हैं, तो BA आपने वैसे ले लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने इसलिए ले लिया चूँकि वो प्रकार से जो है बस उनको शादी से मतलब है कि भाई BA पास है तो शादी करने के लिए BA कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आप में से छात्र छात्राएँ होंगे जो किसी प्रकार की कोई तैयारी कर रहे होते हैं और वो BA पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएँ होंगे बस वैसे कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि भाई हम कर क्यों रहे हैं BA, मतलब बस वैसे ले लिया BA तो ले लिया, चूँकि अब उसके आगे क्या पढ़ना है कुछ पता ही नहीं है। सबसे बड़ी डिफ़ॉल्ट यहीं पर हो जाती है कि भाई शुरुआत में हमको जब माध्यमिक शिक्षा चल रही थी या एक प्रकार से प्राथमिक शिक्षा थी, तभी हमको ये नहीं पता चला कि हमको बनना क्या है। माता पिता क्या करते हैं, ज़बरदस्ती देखते हैं कि भाई अपने बच्चे को, या खुद वो नहीं बन पाते हैं तो अपने बच्चे को कहते हैं कि भाई डॉक्टर बनाएंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं एक प्रकार CA कराऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मैं DM बनाऊंगा, मैं पुलिस बनाऊंगा। ऐसी स्थिति में या घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है और बच्चे को एक प्रकार से कंपटीशन की तैयारी करने भेज देते हैं। बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है, उसकी रुचि अभिरुचि का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और बच्चे को यहाँ से थोड़ा कि भाई यही पढ़ना तेरे को, तुमको ये बनना है, तुम BA कर लो, तुम तुम BSc कर लो, तुम BCom कर लो, तुम एक प्रकार से ये BCA कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। मतलब बच्चे के अंदर इतना टैलेंट नहीं विकसित हो पाता इस समय तक आते आते कि वो आगे क्या करे, क्योंकि परामर्शदाता नहीं है। क्योंकि अगर उसके घर में कोई पढ़ा लिखा है तो वो तो राह बताएगा, वो बताएगा उसको, लेकिन टीचर जो होते हैं जैसे माध्यमिक परिषद के जो या एक प्रकार से जो माध्यमिक शिक्षा होती है उसमें जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं हाई स्कूल इंटर में, उनको बताना चाहिए कि बच्चों को एक क्लास ऐसी देनी चाहिए कि उसमें बच्चों के एक प्रकार से करियर से संबंधित चीज़ें हो कि आगे चल करके आप अगर ये पढ़ोगे तो आप ये बनोगे, आप ये पढ़ोगे तो आप ये बनोगे, इस विषय के साथ ये पढ़ना होता है, उस विषय के साथ वो पढ़ना होता है। आज आपके समक्ष ये भी समस्या होगी, आप बहुत सारे छात्र छात्राएं BA थर्ड ईयर में जब पहुंचते हैं तो उनको ये भी नहीं ज्ञात होता है, या BA में एडमिशन लेते हैं उनको यह नहीं पता होता है कि कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट क्या है, यानी कि जैसे कि आगे चल करके TGT PGT की परीक्षा देने योग्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या वो जो है BEd या BTC कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो जैसे आप अगर हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी के साथ संस्कृत आप जरूर ले लीजिएगा अगर ले रहे हैं तो। इसको लेकर के मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, आप उसको देख लीजिएगा। तो हिंदी में अगर आप हिंदी ले रहे हैं BA में तो उसके साथ संस्कृत नहीं लेंगे तो TGT PGT की परीक्षा में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जियोग्राफी लेते हैं तो उसके साथ पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, या फिर आप एक प्रकार से एक सब्जेक्ट और आपका बच रहा है जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और एक सब्जेक्ट मेरे ध्यान में अभी नहीं आ रहा है, वो 4 सब्जेक्ट का सोशल साइंस में एक प्रकार से इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, एक जियोग्राफी हो गया, एक पॉलिटिकल साइंस हो गया, एक इकोनॉमिक्स हो गया और एक सब्जेक्ट और बच रहा है हिस्ट्री हो गया। ठीक है, इतिहास। तो ये 4 सब्जेक्ट क्या सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं। तो इन 4 सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट लेने होते, 2 सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। बाकी सब्जेक्ट में कोई कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। शिक्षा शास्त्र अगर आप लिए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप शिक्षा शास्त्र अगर ले रहे हैं तो शिक्षा शास्त्र अंत तक लिए रहिएगा, चूँकि शिक्षा शास्त्र जब आपका लास्ट ईयर में होगा BA में तो इससे क्या होगा, एक सब्जेक्ट चूँकि आप थर्ड ईयर में छोड़ेंगे तो इससे क्या होता है कि आगे चल करके आपको जो है BEd या BTC करने में कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ा आसान होता है, क्योंकि उसमें भी वही शिक्षा शास्त्र ही पढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रकार से परामर्श और निर्देशन का अभाव है। और हमारे यहाँ विद्यार्थियों को एक प्रकार से या उच्च शिक्षा में ये भी नहीं बताया जाता कि भाई आप ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इसके पीछे क्या राज है। तो ये भी एक प्रकार से अभाव है इसका। तो मेरे ख्याल से निर्देशन और परामर्शदाता होने चाहिए जो ये बताएं कि ये पढ़ोगे तो ये होगा, इसको ऐसे पढ़ो, ये सारी चीज़ें बताना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो एक प्रकार से स्थिति है वर्तमान में उच्च शिक्षा की या समस्या है या फिर कारण रहा है खास करके वर्तमान शिक्षा की स्थिति का गिरने का, ठीक है, वो रहा है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम।
दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि आजकल का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस जो है वो सिलेबस मतलब जब नई शिक्षा नीति नहीं आई थी 2020 की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं आई थी, ठीक है, तभी की मैं बात बता रहा हूँ। तो उससे पहले का आप सिलेबस उठा करके देखिए कितना मतलब कितना वो सिंपल सिलेबस था, उसका कोई मतलब नहीं था, बहुत बहुत हल्का सिलेबस था और सेमेस्टर वाइज हो गया तो थोड़ा सा इसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी आपको पढ़ना है, अच्छा भी हो गया, लेकिन क्या होता है इसमें छात्रों को थोड़ा सा अस्थायित्व नहीं मिलता है। बस ये भी सिलेबस में अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं कि ये एकदम से एग्जैक्ट सही है, ठीक है, इसमें भी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा प्रणाली या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा का इसलिए मैं बताता हूं क्योंकि आज भी आप देखिएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय और अलग अलग राज्यों के जो विश्वविद्यालय हैं उनके सिलेबस में आपको डिफरेंस मिलेगा और यूनिवर्सिटीज़ वाइज सिलेबस होता है। ऐसी स्थिति में एक कदम जो उठाया गया कि भाई जो है, जो राम मनोहर लोहिया का सिलेबस होगा वही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर का होगा, वही सिद्धार्थ का होगा, वही लखनऊ विश्वविद्यालय होगा, वही इलाहाबाद का होगा और वही वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का होगा, वही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का होगा। यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं या अन्य राज्यों की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के सिलेबस सेम ही होंगे। नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी में बात बताएगी 2020 वाले में, तो ये जरूरी हो गया कि भाई सभी का सिलेबस सेम होगा तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और अब ये क्या हो रहा है, पहले क्या होता था कि भाई फलाने का सिलेबस अलग है, फलाने का सिलेबस अलग है, उनका अलग है, उनका अलग है, तो ऐसी स्थिति में अलग अलग सिलेबस को पढ़ करके बच्चे आते थे और उसमें थोड़ा सा घाँच पाँच हो जाता था। तो एक यूनिवर्सिटी, एक शिक्षा नीति, एक सिलेबस अगर होगा और क्षेत्रीय सिलेबस वहाँ का जो है उसको साथ में पढ़ना पड़े बच्चे को, ज़्यादा बेटर रहेगा। मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें दोषपूर्ण पाठ्यक्रम क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी बीएचयू में अगर आप हिंदी से एमए करने जाइएगा, हिंदी साहित्य अगर आपका है बीएचयू से एमए करने जाइए तो वहाँ का सिलेबस कुछ इस प्रकार से रखा गया है कि आपको पढ़ करके लगेगा कि आप जो है एक प्रकार से अभी तक की जो परंपरा रही है या जो पुरानी हिंदी अभी तक आप भक्ति काल में पढ़े या रीति काल में आपने जो पढ़ा या एक प्रकार से आप जो भगवान को मानते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, सब चीज़ बेकार है, आपको ऐसा लगेगा। ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें इतनी बुराई, धार्मिक बुराइयाँ बताई गई और खास करके आप देखिएगा एक ही धर्म विशेष की बुराई, खास करके हिंदू धर्म की बुराई उस पर, चूंकि वर्तमान में आधुनिकता में ऐसा प्रहार किया गया शिक्षा मंत्रियों के द्वारा, जब वो आए तो उन लोगों ने ऐसा किया कि भाई शिक्षा व्यवस्था में ही ऐसी चेंजमेंट हो गई। अच्छा, जो लोग वहाँ पर पढ़ा रहे हैं अब वो चूंकि उनको याद हो गया है, सारे चैप्टर्स, सारी चीज़ें उनको पता है एकदम से, तो अब वो एक प्रकार से 15-16 साल से वही सिलेबस है, कोई चेंजमेंट नहीं है, वही चीज़ वो पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ बच्चे पढ़ रहे हैं, बोर हो रहे हैं पढ़ करके। आप सिलेबस तो उठा करके देखिए, कभी सिलेबस उठा करके देखेंगे एकदम से बोरियत लगेगा। कोई उसमें इतना वैसा सिलेबस रख देते हैं यार यूनिवर्सिटीज़ वाले कि एकदम से आपको क्या बताऊँ मैं। सिलेबस थोड़ा सा ऐसे रखो कि थोड़ा मतलब सरस सिलेबस हो, मनोरम हो, पढ़ने में अच्छा लगे और उपयोगी हो जीवन दृष्टि से। अब ऐसा सिलेबस आप रख दोगे बस केवल उसको विदेशी चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में हमको पढ़ना है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में सिलेबस को बनाने का काम किया जाएगा, उस दिन सिलेबस सही होगा, ठीक है। तो दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, ये भी एक समस्या है या भी एक कारण है उच्च शिक्षा की वर्तमान समस्या का, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरा है ये, चौथा कारण क्या हो गया, चौथा एक प्रकार समस्या क्या है या स्थिति में, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली है भारत की। परीक्षा प्रणाली क्या, भारत में जो परीक्षा होती है एक प्रकार से दोषपूर्ण प्रणाली इसलिए है क्योंकि इस जो परीक्षा अपने यहाँ पर होती है उसमें भी दिक्कत है। क्योंकि क्या होता है, परीक्षा हो गई, परीक्षा में नंबर कैसा आता है, तो परीक्षा में कभी कभी लोग चीटिंग भी कर लेते हैं बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह में, तो इसमें भी दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं पे परीक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए और परीक्षा प्रणाली जैसे कि एक बार ऑब्जेक्टिव कभी करवा दिया और ऐसे ऑब्जेक्टिव परीक्षा में नकल करवाने की समस्या थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी उसका भी लोग तोड़ निकाल लेते हैं। लिखित परीक्षा, ऑब्जेक्टिव परीक्षा ऐसे करवाएं और पहले से छात्रों को पता हो कि भाई इस टाइप की परीक्षा होगी, इसी लिख करके दे दे कि फर्स्ट सेमेस्टर में इस प्रकार की परीक्षा, सेकंड में ऐसे होगी, थर्ड में ऐसे होगी, पूरी चीज़ बता दें यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, तो फिर दिक्कत नहीं होगी बच्चों को। तो दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली इसलिए चूंकि 1902 ईस्वी में विश्व भारतीय मतलब भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो है उसने कहा, क्या कहा उसने कि भारत में क्या है, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का महानतम दोष यह है
महानतम दोष की बात यहाँ पर की जा रही है। महानतम दोष भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का ये है कि शिक्षण जो है वो परीक्षा के अधीन है, ना कि परीक्षा शिक्षण के अधीन है। मतलब जो शिक्षण होता है, शिक्षण माने जो पढ़ाने का तरीका या पढ़ाने का जो मेथड होता है। जैसे अभी मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किस वे में पढ़ा रहा हूँ, शिक्षण के अकॉर्डिंग नहीं, मैं परीक्षा के अधीन होकर के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, शिक्षण परीक्षा के अधीन है, मतलब परीक्षा के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, परीक्षा को मैं केंद्र में रख करके पढ़ा रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ही बोलता हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा मैं पढ़ाता हूँ और क्यों ये गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि आप जो है आपका विचार संकीर्ण हो जाएगा, आपका विचार केवल परीक्षा तक ही सीमित रह पाएगा। आप जो है व्यवहार में उन चीज़ों को नहीं उतार पाओगे। आप बस परीक्षा की दृष्टि से पढ़ोगे और केवल पास होने की दृष्टि से पढ़ोगे। आप अपने संपूर्ण जीवन को अच्छा बनाने के लिए नहीं पढ़ पाओगे। यानी एक जो व्यापक शिक्षा की प्रक्रिया होती है, उस व्यापकता तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी विचारधारा एक संकीर्ण हो जाएगी, किताबी कीड़े की भांति आप रह जाएंगे और बस परीक्षा देना और उसमें रिजल्ट आना, बस इतना तक सीमित हो पाएगा। तो ये गलत है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये गलत तरीका है ये पढ़ाने का। कैसे गलत तरीका है? क्योंकि ये तरीका जो है शिक्षण परीक्षा के अधीन नहीं होना चाहिए, परीक्षा शिक्षण के अधीन होनी चाहिए। यानी जिस प्रकार का शिक्षण है उस प्रकार से बच्चे की परीक्षा ली जाए। ठीक है, ये होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में क्या है, सिलेबस इतना बड़ा दे दिए हैं। सिलेबस जब इतना बड़ा सिलेबस दे दिए हैं, अब ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, सिलेबस बांट दे कि भाई इतना ही पढ़ना है और इतना सिलेबस दे दिया, यही टॉपिक पढ़ना है। अब ये टॉपिक पढ़ने के लिए आप उद्धत हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप जब उस सिलेबस को पढ़ते हैं तो बहुत जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, केवल सिलेबस को ही पढ़ते हैं और भी चीज़ों को आप नहीं ध्यान दे पाते हैं। आप जब बड़े होंगे, जब आप एमए वगैरह कर लेंगे, पीएचडी वगैरह कभी भगवान दया से करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो मैंने सिलेबस पढ़ा है वो बहुत हल्का सिलेबस था, छोटा सिलेबस था। ठीक है, अभी आपको ज़रूर वो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन छोटा सा सिलेबस था। और आप लोगों को चूँकि आदत नहीं है शुरुआत से, चूँकि आपकी प्री प्राइमरी और प्राइमरी शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा अभी तक आपने छोटे छोटे सिलेबस को ही पढ़ा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप जो है एक प्रकार से बहुत कम पढ़ने के लिए तैयार हो पाते हैं। आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लगे हैं ताकि जो है बच्चे पढ़ें और विधिवत तरीके से पढ़ें। तो परीक्षा शिक्षण के एक प्रकार से अधीन होनी चाहिए, ठीक है, ना कि शिक्षण परीक्षा के। अब जैसे यहाँ पर परीक्षा के अधीन होकर के सभी पढ़ा रहे हैं। आजकल बड़े बड़े अध्यापक जो है सभी लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहे हैं। सभी लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं कि भाई परीक्षा में ये चीज़ आएगा। आपको भी यही लगता है, आप नीचे कमेंट करते हो सर जी वही क्वेश्चन बताओ जो एकदम से आ ही जाए। तो अच्छा, मैं वो बता भी देता हूँ कि यही आएगा। अच्छा, आप लोग पढ़ना भी बंद कर दिए हो। बहुत सारे जो आपके सीनियर वगैरह हैं, जैसे वो लोग एक प्रकार से पढ़ना बंद कर देते हैं। जब क्या होता है कि उनको लगता है कि शुक्ला सर जी जो मॉडल पेपर दे देंगे उसी से सब आ जाना है, तो वो लोग एक प्रकार से परीक्षा एक दिन बचती है तो हमारे पास फ़ोन करते हैं कि सर जी कल यो का परीक्षा है, आओ आप जो है इसको कर दो, कालू परीक्षा है गुरुजी, जल्दी से भेज दो, जल्दी से वह क्वेश्चन में भेज दो गुरुजी जो आवत है। अरे इकोनॉमिक्सिया वाला बताया रहा सब वह फंस गया, राजनीति वाला गुरुजी सब वह आवा रहा, बस समाज शास्त्र बचा है वह जल्दी बताए दो कौन कौन क्वेश्चन आए, बस लिख के है भेज दो हमारे लगे। तो हम जब कहा कि मॉडल पेपर डाले हैं यूट्यूब पर, ओके वीडियो देख लियो, तो कहे नहीं गुरुजी वीडियो ना देख पाइबे, इतना समय नहीं है। क्योंकि वीडियो में हम बताए रही थे कि एक उत्तर का हुए वह उत्तर का हुए, लेकिन मैं कहे नहीं वीडियो देखे समय नहीं है गुरुजी। तो पूछब काहे भैया काहे नहीं वीडियो देखे समय, तो कहे बस PDF भेज दो, PDF भेज दो, PDF वही से खाली क्वेश्चनमा देख ली काव आए, बस वह तनी भी देख ली, काम खत्म। बस इतना ही पढ़त हैं आजकल के लड़के, लेकिन ये गलत है। ठीक है, यानी कि आपको पढ़ना किस तरीके से, जैसे आप ये जब पढ़ेंगे जो चीज़ें मैं बीच बीच में बताता हूँ, चूँकि आप अभी एडमिशन लिए हो और लगभग मुझे एक प्रकार से BA बहुत समय पहले, लगभग मैं 5-6 साल पहले BA कंप्लीट हो गया। तो आप सोचो कि आपसे 5-6 साल पहले जब मैंने BA किया होगा तो आप जैसी विचारधारा मेरी रही होगी। 5-6 साल बाद जो है थोड़ा बहुत मैं आपसे थोड़ा बहुत ज़्यादा जानकार जरूर होऊंगा, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यानी कुछ ना कुछ अनुभव तो मेरे पास आपसे ज़्यादा है, हालांकि जानकारी में हो सकता है मैं आपसे ज़्यादा ना जानता हूँ, लेकिन फिर भी अनुभव मेरे पास आपसे अधिक होगा और उसी अनुभव के द्वारा ही शिक्षण मतलब कि शिक्षक एक बनता है। तो या क्या छात्र नहीं जानता, क्या गूगल नहीं जानता? आजकल तो गूगल पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं।
ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो सारी सब जगहों से पढ़ सकते हैं। तो परीक्षा के अधीन है शिक्षण, और इसको करना होना चाहिए कैसा, परीक्षा शिक्षण के अधीन होनी चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा पढ़ाया जाए, मतलब जो पढ़ाया जाए उसके अकॉर्डिंग परीक्षा ली जाए। एक प्रकार से ऐसा नहीं कि केवल एग्जाम में ये आता है बस उसी के अकॉर्डिंग आंसर बना करके हल कर लिया जाए, वैसे पढ़ लिया जाए, तो वो थोड़ा सा संकीर्ण दायरा हो जाता है। हालांकि ठीक बात भी है, लोग आजकल सब स्वार्थ के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ठीक ही आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप कोई क्रांतिकारी मत बनिएगा कि शुक्ला सर जी ने कहा था कि शिक्षण परीक्षा के अधीन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना है कि हमको शिक्षण परीक्षा के अधीन करनी है, परीक्षण शिक्षण के अधीन करनी है, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप ध्यान दीजिए कि आपकी लाइफ सेट हो, आप थोड़ा बहुत इनकम होने लगे, किसी तरीके से नौकरी लग जाए, क्योंकि यही आजकल हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वही बीए करते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो बहुत सारे कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, उनको प्राइवेट में भी जाते हैं, नौकरी में तमाम पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। वहाँ तक हम और आप नहीं जा पाएंगे, हम लोग बीए एमए तक ही सीमित हैं। तो हम लोगों को बस भैया क्या है कि 4 रोटी खाने को मिल जाए और हमारा जीवन यापन हो जाए, ठीक है, खुद ना भूखे रहे, और कोई अगर भीख मांगने आए तो वो भी भूखा ना जाए, वो भी एक प्रकार से साधु भी भूखा ना जाए, तो वो भी एक प्रकार से हमको मिल जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका एक प्रकार से दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली है, और इस कारण से परीक्षा प्रणाली ही दोषपूर्ण है, इसीलिए आज हम लोग एक प्रकार से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा पांचवा जो कारण है या पांचवा जो स्थिति है या समस्या है उच्च शिक्षा की, वो समस्या अपव्यय की। अपव्यय का मतलब होता है स्कूल को छोड़ देना, मतलब एक प्रकार से कॉलेज में एडमिशन ही ना लेना या पढ़ करके एक क्लास पढ़ करके छोड़ देना। ठीक है, तो इसका कारण, इसके कई सारे कारण हैं अपव्यय के, जैसे कि शिक्षण का निम्न स्तर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, शिक्षण का निम्न स्तर, अगर आपको अच्छे तरीके से शिक्षा कहीं पर नहीं मिल रही तो आप क्लास छोड़ देते हैं या आप पढ़ना ही छोड़ देते हैं। जैसे आप 11 में पढ़ रहे हैं और आपको अच्छा नहीं पढ़ाया गया तो आपने छोड़ दिया है। बीए में आप पढ़ रहे हैं, बीए में वैसे पढ़ाई नहीं हुई तो आपका पढ़ने से थोड़ा सा मन हट जाएगा और आप पढ़ाई छोड़ ही देंगे। तो शिक्षा के निम्न स्तर से भी आप पढ़ाई छोड़ देते हैं। दूसरा कारण यह है कि छात्रों की आर्थिक कठिनाइयाँ बहुत सारी होती है, क्योंकि जो बीए व्यक्ति करता है, जो अब इंटर पास करके जब बच्चे आगे बढ़ते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, तो माता पिता के पास पैसे की भी एक प्रकार से कमी होती है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली या जो बहुत सारे जो है गरीब फैमिली से आते हैं उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं, और ऐसी स्थिति में बहुत सारे माता पिता जो है बच्चों को ये आज्ञा नहीं देते हैं पढ़ने के लिए कि बेटा मेरा पढ़ेगा, भैया इंटर पास होगी और चलो अब घरे रहो, हमारे साथ खेती में हाथ बटाओ, जो ने कहा बीघा खेती है और जो गाय भैंस रखे वहाँ का खवाओ पियाओ, बस हम यही मेरे कटिए काम, और ज़्यादा एक प्रकार से पढ़ाई करे पैसा ना ही है। तो बहुत सारे लोग तो आर्थिक कठिनाइयाँ होती, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिस कारण से उनके पैसे अलग लग जाते हैं और वो पढ़ नहीं पाते आगे। ठीक है, ये बात छात्रों की आर्थिक कठिनाइयाँ, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण है छात्र जो छोड़ देते हैं बीच में शिक्षा, वो छात्रावासों की सुविधा का अभाव भी होता है। कहीं कहीं पे आपने एडमिशन लिया, बहुत दूर एडमिशन आपका हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहाँ पर छात्रावास नहीं है। छात्रावास का मतलब क्या होता है, छात्र के रहने का स्थान, हॉस्टल जिसको कहते हैं। तो बहुत सारे विश्वविद्यालय में छात्रावास ही नहीं है, बहुत सारे में हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सभी को सीट थोड़ी मिलती है। जैसे आप बीएचयू में ही एडमिशन लेंगे या आप अन्य विश्वविद्यालय में लेंगे तो क्या सभी को हॉस्टल मिल जाएगा? जितने छात्र पढ़ेंगे उनमें से बहुत कम ही लोगों को हॉस्टल मिल पाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हॉस्टलों का अभाव है, छात्रावासों की सुविधा का अभाव है, इस कारण से बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई लिखाई। इसके अलावा योग्य शिक्षकों का भी अभाव है। किसका अभाव भैया? योग्य शिक्षकों का अभाव है। अगर टीचर चाहे तो शिक्षक, अगर एक ऐसा मजबूत शिक्षक हो तो एक प्रकार से अगर वो जंगल में बैठ करके शिक्षा दे रहा हो तो वहाँ पर भी लोग बैठ करके पढ़ाई करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, लेकिन योग्य शिक्षक नहीं होते, उनकी कमियां होती है, और यही कारण होता है कि बहुत सारे छात्र जो है छोड़ देते हैं पढ़ाई। ठीक है, इसके अलावा अयोग्य छात्रों का उचित शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश हो जाता है। अयोग्य छात्रों का अगर उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश हो जाएगा तो क्या करेंगे, वो आगे चल करके पढ़ना ही बंद कर देंगे। तो इसीलिए एक प्रकार से आपको क्या करना होता है, अभी मैं जब सुझाव बताऊंगा तो उसमें एक सुझाव ये होगा कि जो योग्य छात्र हैं उन्हीं का एडमिशन हो, और इसके लिए चयनित परीक्षा, यानी जो परीक्षाएं होती हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए, जो आज एक आया है परीक्षा का पैटर्न, क्या बोलते हैं उसको, जो CUET का। ठीक है, तो CUET का जो एक प्रकार से एग्जामिनेशन है वो विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए होता है। जैसे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे DU में आपको एडमिशन लेना है, JNU में लेना है, BHU में लेना है, या AU में लेना है, या AMU में लेना है, ठीक है, या और भी दुनिया मतलब भारत के जो मतलब केंद्रीय स्तर के विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, उन विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए CUET की परीक्षा आपको पास करनी पड़ती है। अगर CUET की परीक्षा आप पास करें तो जाहिर सी बात है आप योग्य हैं, तभी आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो सारे बच्चे आप देखते हैं उनमें से लगभग
4-5% ऐसे ही बच्चे होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते, बाकी सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। चूँकि उन्होंने एक प्रकार से मेहनत करके परीक्षा पास करी तो उनको एडमिशन मिला, तो उनकी वैल्यू उनको पता होगी, तभी वो वैल्यू को समझेंगे। अगर वो एडमिशन लेकर के नहीं जाते हैं, मतलब मेहनत करके उसमें एडमिशन नहीं पाते, वैसे एडमिशन करवा लिया किसी जो है आम कॉलेज में इधर उधर, तो वो कभी भी छोड़ सकते हैं, उनका कोई क्या मतलब। तो एक प्रकार से ये अयोग्य छात्रों का उच्च शिक्षण संस्था में प्रवेश हो जा रहा है। यही कारण है कि एक प्रकार से लोग अपव्यय कर रहे हैं, यानी कि शिक्षा को बीच में ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अपव्यय हो गया। अपव्यय की समस्या एक प्रकार से उच्च शिक्षा की बहुत ज़बरदस्त समस्या आजकल उभर करके सामने आ रही है वर्तमान की। इसके अलावा छठी समस्या है समस्या में विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है किसी एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करवा देते हैं, या एक प्रकार से ऐसा सिलेबस सेट किया जाता है जिससे आपका ध्यान किसी एक ही मुद्दे पर या एक ही या इतने से ही संकीर्ण दायरे में फोकस रहता है उसी पर आपका। लेकिन जब विशिष्टीकरण हो जाता है किसी भी चीज़ का तो फिर वो समस्या का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि आप एक सामान्य जीवन से हट जाते हैं, आप व्यवहारिकता से हट जाते हैं, आप सैद्धांतिकता मतलब कि सिद्धांतिकता में चले जाते हैं। तो सैद्धांतिक आप व्यक्ति जरूर बन जाएंगे, लेकिन आप व्यवहारिक व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। यानी आप एक प्रकार से आप निजी जीवन में आप उपयोग नहीं कर पाएंगे अपने ज्ञान का, चूंकि आपका ज्ञान संकीर्ण है, आपने उसको अनुभव नहीं किया है। ठीक है, जब आप केवल वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपको पढ़ाना चाहेगा तो उसी के माइंडसेट पर आप आगे बढ़ेंगे। यानी जैसा सिलेबस है, आप सिलेबस बनाने वाले का माइंडसेट कैसा है उसी के माइंडसेट पर आप लोग आगे बढ़ेंगे, चूंकि वो माइंडसेट जो है उसका था, उसी स्थिति में उसने सिलेबस बनाया। हालांकि सिलेबस जो होता है संकीर्ण जरूर होता है, लेकिन आपको सिलेबस के साथ ही साथ अगर आप BA MA कर रहे हैं तो आपको अन्य पुस्तकों को भी पढ़ना चाहिए, जिससे आपको ज्ञान मिलता है। किसी एक लेखक की कोई अगर उसकी जीवनी या उन चीज़ों को पढ़ने के बाद में या उनकी पुस्तकों को पढ़ने के बाद में ऐसी पुस्तकों को पढ़ो जो एक प्रकार से कोई सिलेबस में ना शामिल हो। कभी कभी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, अच्छी बात होती है, क्योंकि जब आप वो पढ़ेंगे तो उनके 40-45 साल के करियर की जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो आपके जहन में आएंगी और आप वो जान पाओगे। ठीक है, इसके अलावा तो शिक्षा में विशिष्टीकरण की एक समस्या है। इसके अलावा शिक्षा का माध्यम भी एक प्रकार से बहुत बड़ी समस्या है आज वर्तमान में, क्योंकि शिक्षा का माध्यम आजकल भी अगर आप BSc कर रहे हैं या आप बड़े बड़े कोर्स कर रहे हैं, मैं बता दूं आप अगर MA भी कर रहे हैं, BHU में जाकर के MA कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो आपको अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप भारत में रह करके, हिंदुस्तान की माटी में रह करके, और आप जो है BSc अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, हिंदी में आप नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको, हिंदी के लिए आपके जो है पाठ्यक्रम में नहीं उसको। चूंकि अगर आप पहले तो सबसे बड़ी समस्या भारत के छात्रों की ये है कि भाई पहले वो अंग्रेजी सीखें, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उनको अंग्रेजी पढ़ना, फिजिक्स को समझना तो पहले अंग्रेजी पढ़ें, केमिस्ट्री जानना तो पहले अंग्रेजी पढ़े जा करके, MSc अगर BSc करना तो पहले अंग्रेजी में वो निपुण हो और उसके बाद में पहले अंग्रेजी समझे, उसके बाद में तब एक प्रकार से उसका वेरिएशन मतलब कि उसका डेरिवेशन और उसका जो है एक प्रकार से जो रिएक्शन वगैरह होता है केमिस्ट्री में उसको समझे। तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है कि अगर मातृभाषा में या जिस भाषा को बच्चा जानता है उसी भाषा में उसको हर एक सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जाए और उसी भाषा में उसको तमाम सारे कोर्स भी मिल जाएं या जो कोर्स पढ़ाए जाते हैं वो उसके भाषा उसी की भाषा में मिल जाए, उसकी मातृभाषा में, उसकी मदर टंग में ही पढ़ाए जाएं, तो बच्चा और आगे बढ़ पाएगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो शिक्षा का माध्यम ही एक प्रकार से गलत है भारत में। इसके अलावा 8वां उच्च शिक्षा की यह समस्या है कि उच्च शिक्षा का गिरता स्तर, उच्च शिक्षा का स्तर जो है लगातार गिरता ही जा रहा है, ये भी एक समस्या है। इसके अलावा 9वीं समस्या है महाविद्यालयों का अनावश्यक विस्तार हो रहा है। आजकल आप देख रहे हैं महाविद्यालयों का लगातार महाविद्यालय, हर एक व्यक्ति जिसके पास एक प्रकार से तमाम प्रकार का कोई नेतागिरी कर रहा है, अब नेतागिरी करने के जब नेतागिरी करेगा तो उसके पास पैसा आ गया या किसी अन्य कारण से उसके पास पैसा आ गया, तो पैसा ढेर है तो उसने क्या किया, मतलब महाविद्यालय खोल दिया। प्राइवेट महाविद्यालयों की आज भरमार आ चुकी है, हर एक प्रखंड स्तर पर 2-2, 3-3 महाविद्यालय आपको मिल जाएंगे। तो प्रखंड स्तर पर क्या बोलूँ, एक प्रकार से 2-3 गांव 4 गांव छोड़ो तो एक महाविद्यालय आपको मिल जाएगा। और महाविद्यालयों के हो जाने से क्या हो जा रहा है कि उन महाविद्यालयों में एक प्रकार से पढ़ाई तो होती नहीं है, बस केवल महाविद्यालय खोल दी, बिल्डिंग बन चुकी है और उसमें 1-2 प्राचार्य प्रोफेसर रख लिए गए हैं, बाकी सब वैसे ही आ जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बस केवल परीक्षा देने छात्र भी जाते हैं और वो एक प्रकार से बस वैसे सब पास हो जा रहा है, काम चल रहा है बस किसी तरीके से। तो महाविद्यालयों का अनावश्यक विस्तार हो रहा है, जितना विस्तार हो रहा है उतना अच्छा महाविद्यालयों का विस्तार हो रहा है और वो महाविद्यालय किससे अटैच होते हैं, यूनिवर्सिटी से अटैच होते हैं। तो ऐसी स्थिति में महाविद्यालयों के छात्रों की जो कॉपी होती है वो भी सही से यूनिवर्सिटीज़ में चेक नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है
कि इससे 300 विश्वविद्यालय मतलब 300 महाविद्यालय संबंध हो गए एक यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी पर भी बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, वहीं पर सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं उनको। तो ऐसी स्थिति में उनकी सिचुएशंस या महाविद्यालयों में बहुत सारी दिक्कतें आती। कभी कभी क्या होता है, चाहे वो सीट आवंटन की व्यवस्था हो या किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो महाविद्यालयों का अनावश्यक विस्तार से क्या होता है, यूनिवर्सिटी पर लोड ज़्यादा पड़ता है और इस स्थिति में यूनिवर्सिटी से भी एक प्रकार से सारी चीज़ें उतनी एग्जैक्ट तरीके से नहीं हो पाती हैं, या सूचना की बात की जाए या फिर जानकारी की बात की है महाविद्यालयों तक नहीं पहुंच पाती है। हालांकि अब ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह बन चुकी, तो इससे महाविद्यालयों को एक प्रकार से जानकारी मिलती है लेकिन अच्छी बात है। क्लियर? तो महाविद्यालयों का अनावश्यक विस्तार जो हो रहा है, ये भी एक समस्या ही है वर्तमान शिक्षा की या उच्च शिक्षा की। इसके अलावा अगली समस्या है उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है। एक समस्या ये भी है एक प्रकार से, चूंकि संख्या में बहुत भारतीय जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में जब भारत की जनसंख्या खूब बढ़ रही है, तो इसी स्थिति में क्या हो रहा है, पढ़ने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। तो उच्च शिक्षा पहले बहुत ही कम लोग पढ़ते थे, बहुत ही कम लोग BA MA करते थे। पहले लोग हाई स्कूल इंटर ही पढ़ लेते थे, उसी में उनका काम चल जाता था। लेकिन आज सभी लोग आप देखिएगा BA MA तो सभी लोग लगभग किए होते हैं। लगभग 80% लोग तो BA करे ही होते हैं आज भारत में। ठीक है, मतलब ऐसी बात नहीं 80% ही लोग किए होंगे, लगभग मैं एक पढ़ने वालों में बता रहा हूँ कि जिन्होंने इंटर तक पढ़ा या साक्षर लोगों में एक प्रकार से 80% की बात। ठीक है, तो वो एक प्रकार से BA तो हो ही जाते हैं, मतलब ग्रेजुएशन तो कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई, ये भी एक समस्या है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 11वीं समस्या ये है कि नए विद्यालयों का अनावश्यक विस्तार हो रहा है। नए नए विश्वविद्यालय भी लगातार आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो जा रहा है, कहीं कहीं पर तो भी किसी किसी जिले में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, और किसी किसी जिले में आप देखते हैं 3-3 विश्वविद्यालय बना दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जा रहा है, जैसे कि आप बनारस में जाएंगे तो लगभग 5 विश्वविद्यालय आपको मिलेंगे। अब क्या 5 विश्वविद्यालय की जरूरत बनारस में थी? नहीं थी, लेकिन वहां पर हैं। क्यों हैं? क्यों हैं? अब इसका जवाब कौन देगा? और गोंडा की अगर मैं बात करूं, गोंडा में अभी बच्चे बैठे हुए हैं धरना पर, तो वो लोग एक प्रकार से विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं कि भाई गोंडा में विश्वविद्यालय होना चाहिए। ये मैं सुना हूँ एक प्रकार से, मेरे कोई मित्र मुझसे बता रहा था कि सर जी जो है आप गोंडा से ही हैं और धरना चल रहा है। तो मैं एक प्रकार से मैंने सुना और मुझे टाइम नहीं मिला, बाकी मैं जाने वाला था वहाँ पर धरना स्थल तक। ठीक है, लेकिन चूँकि जो है कुछ ऐसी परिस्थितियाँ ही बन चुकी हैं हमारे इधर कि मैं वहाँ पर नहीं जा पाया, चूँकि मैं बहुत इस समय कंडीशन स्थिति ठीक नहीं है हमारे ग्राम सभा में ही, तो उसके कारण से क्या हो जा रहा है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं गोंडा जाऊं। और नहीं तो मैं चूँकि मैं गांव में रहता हूं, तो सिटी में जाने में थोड़ा सा एक प्रकार से बारिश वारिश भी आ जा रही लगातार, तो आने जाने में दिक्कत भी हो रही है, तो इसीलिए मैं निकला नहीं घर से, तो मैं जा नहीं पाया। लेकिन गोंडा में एक प्रकार से विश्वविद्यालय की मांग हो रही है, और गोंडा में विश्वविद्यालय है नहीं कोई। ठीक है, तो विश्वविद्यालय होना चाहिए गोंडा में, क्योंकि आप देखते हैं कि गोंडा के जितने विश्वविद्यालय हैं, बहराइच के यहाँ तक के जितने विश्वविद्यालय हैं, सुल्तानपुर के जितने विश्वविद्यालय हैं, या आप और देखिएगा सुल्तानपुर के अलावा और भी आप इधर बहराइच और कुछ और भी कॉलेज जो है, बस्ती के कुछ कॉलेज आप देखिएगा, वो सारे के सारे कॉलेज किससे रिलेटेड है? केवल और केवल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से, जो अयोध्या में पड़ता है। अयोध्या के विश्वविद्यालय मतलब अयोध्या विश्वविद्यालय से लगभग 3 से 4 जिलों के एक प्रकार से अयोध्या, सुल्तानपुर पूरा का पूरा, समझ रहे हैं, पूरा सुल्तानपुर और अयोध्या, पूरा एक जिला अयोध्या हो गया, सुल्तानपुर एक गोंडा जिला हो गया, एक बस्ती जिला हो गया, और एक जिला आपका पड़ता है कौन सा? एक जिला है आपका बहराइच। ये बड़े बड़े जिले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और इन सभी जिलों के एक प्रकार जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो किससे अटैच है? मात्र वो अटैच है राम मनोहर लोहिया से। ठीक है, अब राम मनोहर लोहिया पर लोड ज़्यादा पड़ गया है, ऐसी स्थिति में वो एक प्रकार से उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। मेरे हिसाब से सर्वाइव कर ही रहा है, अच्छे तरीके से काम भी हो रहा है, लेकिन लोड ज़्यादा पड़ रहा है उस पर। तो ऐसी स्थिति में एक विश्वविद्यालय अगर गोंडा में और खुल जाएगा, तो इससे बहराइच के महाविद्यालय और गोंडा के विद्यालय जो है उसमें अटैच हो जाएंगे, तो इससे राहत होगी। ठीक है, तो लेकिन कहीं कहीं पर आप देखिए बनारस में 5 विश्वविद्यालय से, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस में है, उसी के थोड़ी दूर मतलब कि कैंट के पास पड़ता है। थोड़ी और आगे अगर आप जाएंगे, थोड़ी और आगे जैसे आप पहुंचेंगे, तो दूसरा विश्वविद्यालय BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, तो BHU पड़ता है यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा आप देखते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आप थोड़ा सा और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, एक संपूर्णानंद भी वहीं पर पड़ता है, संस्कृत कॉलेज, और भी 2 विश्वविद्यालय है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से आप और देखिएगा
तो आजमगढ़ में भी एक प्रकार से लगभग 1-2 विश्वविद्यालय शायद हो चुके हैं, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है। तो इसी प्रकार से अलग अलग जिलों में लगभग कहीं कहीं पर 2-2, 3-3, 5-5 विश्वविद्यालय हैं और कहीं पर एक भी विश्वविद्यालय नहीं, 4-4 जिलों में खाली एकदम से पड़ा है। कहीं पर जहाँ पर एक प्रकार से पहले स्कूल हुआ करता था वहाँ पर महाविद्यालय बन गया है, जहाँ पर महाविद्यालय डिग्री कॉलेज हुआ करता था वहाँ पर आज यूनिवर्सिटी बन चुकी है। आप देखिए जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय है वो एक प्रकार से आप देखिए उधर का बल्लामपुर का और इधर का देख रहा है। अब DDU का अगर आप देखिएगा दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय, तो बिहार तक के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा एक प्रकार से महाविद्यालयों को अपने आप में समाहित किए हुई है। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि भाई कि विश्वविद्यालय जो एक प्रकार से दूर पड़ता है वहाँ पर जाते हैं, सुनवाई जल्दी नहीं होती बच्चों की, महाविद्यालय के बच्चे अपने यूनिवर्सिटी में घूम नहीं पाते हैं, कैंपस का सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको एक प्रकार से सरकार को ध्यान देना चाहिए इन मुद्दों पर कि भाई विश्वविद्यालय अगर आप बनेगा, विश्वविद्यालय बनेगा तभी लोग आगे बढ़ेंगे। विश्वविद्यालय में अच्छी बातें भी सिखाई जाती हैं, मतलब अच्छी बातें ही सिखाई जाती हैं, लेकिन वहाँ से कुछ बच्चे एक प्रकार से हो सकता है कि गलत राह पर निकल जाएं, लेकिन विश्वविद्यालय से एक अलग रुतबा कायम होता है और एक अलग जुनून पैदा होता है बच्चों में पढ़ने का, और एक विचारधारा से लसोलैस शिक्षा वहाँ पर मिलती है। तो ये भी कुछ ठीक ही मात्रा में होती है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो महाविद्यालयों का अनावश्यक विस्तार ये भी एक समस्या, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि, नए विद्यालयों का अनावश्यक विस्तार हो रहा है। इसके अलावा आप देखिएगा शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की समस्या है। शैक्षिक निर्देशन यानी शिक्षा में एक प्रकार से निर्देशन की समस्या है। कोई ना टीचर को बताने वाला कि आप कैसे पढ़ाओगे और ना कोई एक प्रकार से छात्रों को परामर्श देने वाला है कि आप कैसे पढ़ोगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि जो है शैक्षिक निर्देशन और परामर्श की भी समस्या है, चूँकि छात्रों को परामर्श अच्छा नहीं मिल पाता है, टीचरों का निर्देशन यानी जो अध्यापक लोग होते हैं उनका भी निर्देशन नहीं हो पाता है, उनका भी डायरेक्शन नहीं हो पाता, बच्चों का डायरेक्शन नहीं हो पाता, बच्चों को कोई परामर्श देने वाला नहीं होता कि आप ये करो वो करो। मतलब बच्चे एक प्रकार से अपने आप को अकेला भी महसूस करते हैं, जिसके घर में कोई पढ़ने वाला नहीं, उसको एक प्रकार से कोई ज्ञान देने वाला नहीं होता है। आजकल तो खास करके जब से ऑनलाइन आया तब से इसमें सुधार हुआ है और बड़ी ज़बरदस्त सुधार हुआ कि भाई अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर आप सर्च करें, गूगल पर आप डालें तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक प्रकार से निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और परामर्श की समस्या जो है ये सभी का निदान हो रहा है। इनमें से जितनी समस्याएं मैंने बताई हैं ये वर्तमान में हो सकता है ना भी हो, लेकिन आपको लिखना यही पड़ेगा क्योंकि समस्याएं अभी थी, धीरे धीरे इन समस्याओं में सुधार आ रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप लास्ट में इस कोटेशन को लिखेंगे, जितनी समस्याएं मैंने बताई उन समस्याओं में सुधार लगातार चल रहा है, सरकार के भी प्रयास चल रहे हैं, विश्वविद्यालय की से रिलेटेड संस्थाओं के भी लगातार प्रयास चल रहे हैं कि इन समस्याओं को सुलझाया जाए और इन समस्याओं से जल्द ही हम एक प्रकार से इन समस्याओं का निदान हम जल्द ही कर पाएंगे। ये आप बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगली जो समस्या या अगला जो एक प्रकार से कारण रहा है उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति या उनकी समस्याओं के होने का, वो है विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों के संबंधीकरण की समस्या। मैंने शुरुआत में बताया कि विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों को अटैच करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में बहुत सारा लोड पड़ जाता है विश्वविद्यालयों पर, और महाविद्यालय के लोग एक प्रकार से बहुत सारे चूंकि महाविद्यालय होते हैं तो एक प्रकार से लोग वहाँ पर महाविद्यालय के लोग भी जाते हैं भी यूनिवर्सिटी में, तो थोड़ा डर डर के बात करते हैं, थोड़ा एक प्रकार से थोड़ा सा उनके पास वो अथॉरिटी नहीं होती है, सारी चीज़ें वहीं पर होती हैं, चूँकि विश्वविद्यालय से ही कॉपी आएगी, विश्वविद्यालय से ही एक प्रकार से पर्चा बन करके आएगा, विश्वविद्यालय में ही कॉपी चेक होगी। अब कॉपी चेक हो रही है कि नहीं चेक हो रही है, या एक प्रकार से चेक हो रही तो सही से चेक कर रहे हैं कि नहीं चेक कर रहे हैं, कई प्रकार के प्रश्न यहाँ पर उठ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों के संबंधीकरण की भी एक समस्या है उच्च शिक्षा की वर्तमान समस्या में। इसके अलावा अनुसंधान कार्य की समुचित व्यवस्था का अभाव, यानी अनुसंधान कार्य की समुचित व्यवस्था भी नहीं है, चूँकि जो शोध करने के लिए जो एक प्रकार से जो तमाम प्रकार की व्यवस्था होती है, शोध करने का जो एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम की भी कमी भारतीय उच्च शिक्षा परंपरा में या भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में आपको देखने को मिलेगी कि अगर आप कोई व्यक्ति शोध करना चाहता है, कोई व्यक्ति अनुसंधान कार्य करना चाहता है, पीएचडी कर रहा है, तो उसको लेकर के भी दिक्कतें आती सामने, क्योंकि शोध को लेकर के अभी जागरूकता बहुत कम है। एक ही मुद्दे पर 10-10 बार शोध हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे पड़े हैं जिन पर शोध ही नहीं हो रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, टीचर्स लोग उस पर बताना नहीं चाह रहे कि भाई किस पर शोध करना है, किस पर नहीं शोध करना है। विश्वविद्यालय में आप शोध करने के लिए विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं उनके
क्योंकि अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आपका एक प्रकार से एडमिशन अच्छा हो जा रहा है, नहीं पकड़ है तो बच्चे एक प्रकार से उनका नहीं हो पा रहा है। बहुत पहले ऐसी सिचुएशन बहुत हुआ करती थी कि भाई प्रोफेसर के साथ ही रहना है, उनके घर पे उनकी सब्जी लाते थे लोग, उनका एक प्रकार से अगर गाय भैंस रखे तो उसको भी खिलाना पिलाना पड़ता था, बहुत पहले की बात है। अब क्या है, अब सारी चीज़ें लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अब अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको नौकरी मिलती है, आप पीएचडी कर पाते हैं। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि पीएचडी धारक जो हैं वो एक प्रकार से बस उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से शोध कर नहीं पाते किसी मुद्दे पर। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी शोध परंपरा को आगे बढ़ाते, मतलब बहुत अच्छे तरीके से शोध करते हैं और एक प्रकार से वो आगे भी बढ़ते हैं उस मुद्दे में। तो खास करके आप देखते हैं कुछ चीज़ें ऐसे अनुसंधान कार्य की समुचित व्यवस्था भी नहीं है, और लोग एक प्रकार से विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ही अगर आप उनसे पूछेंगे कि सर जी हम किस विषय को शोध की वस्तु मतलब कि किस पर शोध करें, बच्चा एमए कर चुका है, उसका नेट जेआरएफ भी क्लियर है, लेकिन उसके ध्यान में ये नहीं आ पा रहा अभी तक कि वो एक प्रकार से शोध किस टॉपिक पर करे। अब आप सोचो कितनी बड़ी एक प्रकार से समस्या है ये उच्च शिक्षा की, कि भाई बच्चे ने एमए कर लिया उस सब्जेक्ट से। हमारे साथ ही बहुत सारे थे, मैं जब बीएचयू में एमए मैंने और बहुत सारे हमारे साथ थे, उनका नेट जेआरएफ भी क्लियर हुआ तो पीएचडी के लिए वो ढूंढने लगे कि टॉपिक क्या होना चाहिए। कई सारे प्रोफेसर्स के पास गए तो सभी लोग एक प्रकार से यही सारी चीज़ें होती थी कि भाई किस टॉपिक को चुना जाए, उनका स्टैंड ही नहीं क्लियर है कि भाई हम किस टॉपिक को चूज करें। तो अभी तक आप पढ़ ही क्या रहे थे भाई कि आपको टॉपिक ही नहीं चूज करने में दिक्कत आ रही कि भाई टॉपिक क्या चूज करें या किस टॉपिक में स्कोप है, किस टॉपिक को। अच्छा क्या होता है कि जब आप जो है एक प्रकार से अपना सिनॉप्सिस बना करके तैयार करके जाते हैं प्रोफेसर के सामने, प्रोफेसर की जो बेंच होती है, जब एक प्रकार से एडमिशन के लिए जाते हैं, आपका नेट जेआरएफ क्लियर है और आप जाते हैं पीएचडी के एडमिशन के लिए, तो फिर क्या होता है उसके लिए आप जब दिखाते कि भाई हमने इस पर सिनॉप्सिस बनाया है, इस पर हमको तैयारी करनी है, ये हमारे अंदर रिसर्च इस पर हमको करना है, तो बहुत सारी रिसर्च उस पर ऑलरेडी हो चुकी होती है, तो वो उठा करके उसको फेंक देता है उधर, ले जाओ भाई ले जाओ, कोई इस पर रिसर्च नहीं, इस पर बहुत हो चुका, खत्म मामला, इसको वापस ले जाओ। तो ऐसी स्थिति में इसका भी सामना बच्चों को करना पड़ता है। तो भाई बच्चों को पहले से बताओ कि रिसर्च होता क्या है। कक्षा 5 से ही ये बात बताने लगो आप, या कक्षा 5 नहीं तो लगभग आप कक्षा 10 या 11 से बात बताने लगो कि भाई रिसर्च होती क्या है, रिसर्च पर ज़्यादा फोकस करवाओ बच्चों को। क्योंकि अगर आप इतना सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, तो बीए एमए करने से क्या मतलब, आप जो जान गए बीए एमए करके आप पढ़े लिखे हो गए, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रकार से आप तभी कर पाओगे जब आप अनुसंधान करोगे, आप शोध करोगे, आप पीएचडी करोगे और आप पुस्तक लिखोगे, आप अपने विचार बताओगे कि भाई इस मुद्दे पर ये विचार ज़्यादा तर्कसंगत है बजाय उस विचार के जो पहले दिया गया था। तो आप नए नए चीज़ों को शोध करके अपनी नई पीढ़ी के सामने लाएंगे, पढ़ने के तौर तरीके में बदलाव को बताएंगे कि भाई ऐसा करके अगर ऐसा करते थे हम तो ऐसा होता था, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। तो वो शोध अनुसंधान कार्य की समुचित व्यवस्था होगी तभी हो पाएगा, क्योंकि उसका अभाव है हमारे यहाँ। इसके अलावा अगली समस्या है विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब एक प्रकार से क्या हो गया, विश्वविद्यालय की एक प्रकार से स्वायत्तता में एक प्रकार से थोड़ी सी बात ये होती है कि विश्वविद्यालयों में क्या होता है कि भाई कौन उसको चला रहा है, इसको लेकर के भी थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को लेकर के, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में आप देखते हैं पिछले कुछ वर्षों से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का प्रश्न जो है हमारे समक्ष आया है। सरकार जो है विश्वविद्यालयों की नीति तथा व्यवस्था में हस्तक्षेप करती है और इसी हस्तक्षेप से विश्वविद्यालय का अपना महत्व समाप्त होता चला जा रहा है। चांसलर जो हो रहा है, आप देखिएगा जैसे यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का जो चांसलर होता है, कुलपति होता है, वो कौन होता है? कुलपति जो होता है वो राज्यपाल होता है। जैसे कि भारत की जितनी भी उत्तर प्रदेश की जितनी भी आप देखिएगा जितनी भी क्या हैं, जो एक प्रकार से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है शायद, तो आनंदीबेन पटेल जो है वो कुलपति होंगी। जैसे डीडीयू की कुलपति भी वही होंगी, ठीक है, राम मनोहर लोहिया की भी वही होंगी, अभी बहादुर सिंह पूर्वांचल की भी वही होंगी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की भी वही होंगी। जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के एक प्रकार से आनंदीबेन पटेल यानी जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होंगे वही एक प्रकार से उसके कुलपति होंगे। यानी कहीं ना कहीं पे जो सरकार है वो एक प्रकार से हस्तक्षेप कर देती है विश्वविद्यालयों की नीतियों पर कि विश्वविद्यालय की नीतियाँ ऐसी नहीं ऐसी होंगी। इस स्थिति में विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, जो पढ़े
लिखे लोग हैं वो अपने विचारों को एक प्रकार से आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, या जो वो एक प्रकार से आगे उनको बढ़ने के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उनके हाथ बन जाते हैं और उनकी स्वायत्तता छीन ली जाती है या उनकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में वो एक प्रकार से निडर होकर के किसी मुद्दे पर एक प्रकार से अपने विचार नहीं प्रस्तुत कर पाते, अपने सिलेबस या पाठ्यक्रम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगली समस्या है वित्त की समस्या। वित्त की समस्या में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि विश्वविद्यालयों में जो है हॉस्टल की व्यवस्था, छात्रावास नहीं बनाया गया, या एक प्रकार से उसमें बढ़िया तरीके से और भी चीज़ों की बात हो जा रही है कि भाई वहाँ पर खेल के मैदान उचित नहीं हैं और प्रयोगशालाएं नहीं बनाई गई हैं, और एक पढ़ाई के जो नए नए तरीके होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत सारे, वो आपके विश्वविद्यालय में या फिर आपके कॉलेज या महाविद्यालयों में नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये भी एक प्रकार से एक समस्या है कि भाई पैसे की समस्या, सबसे इम्पोर्टेंट बात है पैसे की समस्या। अगर ये पैसा नहीं है, अगर पैसा ज़्यादा है तो एक प्रकार से उसमें ज़्यादा वो विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा। अगर पैसा कम है तो एक प्रकार से, अगर फाइनेंस थोड़ा सा डाउन है, पैसा कम है, बजट कम है, तो एक प्रकार से उसी बजट अगर कम है तो विश्वविद्यालय का विकास नहीं हो पाता है। और जब विश्वविद्यालय का ही विकास नहीं है, अच्छे अच्छे साधन, पुस्तकालय नहीं बनवाएगी। अच्छा, जब विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं पुस्तकालय बहुत पढ़ते हैं, पुस्तकालय में जा करके, क्योंकि बुक आप जितने पढ़ेंगे उतने ज्ञान आपको होगा, ठीक है। अच्छा, बुक पढ़ने के साथ साथ आप जो है समाज में भी निकलेंगे, तब भी आपको बहुत ज्ञान होगा। तो दोनों आपको करना पड़ेगा, एक तो बुक को मतलब कि यानी कि किताबों को भी आप पढ़े, पुस्तकों को भी पढ़े, और इसके अलावा आप एक प्रकार से घूम टहल करके भी जानकारी ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये वित्त की समस्या, चूंकि लाइब्रेरी और ये सब नहीं बन पाती है, साइबर लाइब्रेरी नहीं बन पाती है विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, तो बच्चे चीज़ों को जान नहीं पाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में साइबर लाइब्रेरी हैं जिनमें आप बैठ करके अच्छे तरीके से, आप एक कंप्यूटर आपको पूरा सिस्टम मिला रहता है, आप उस पर खट 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 आप जो है, अभी तक तो मैं टाइपिंग वाइपिंग नहीं कर पाता हूँ, कंप्यूटर वगैरह मुझे दे दो तो क्या होता है, चूंकि मैंने कभी देखा ही नहीं उसको, समझ रहे हैं ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप जब उसको जानोगे नहीं, टाइपिंग वाइपिंग करने में तो दिक्कत होगी, देख देख करके से टाइपिंग करना पड़ता है, ऐसे ऐसे लिखना पड़ता है, समझ रहे चीज़ों को। तो वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि वित्त की समस्या है भाई, आपने ना स्कूल में आपके जो है वो कंप्यूटर लैपटॉप है, ना आपके कॉलेज में मिला आपको, तो आप जब देखे ही नहीं हो तो एक प्रकार से क्या होगा, तो आप अच्छे तरीके से शिक्षा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आजकल की सारी शिक्षाएं जो है ऑनलाइन होती जा रही धीरे धीरे। आप जो चाह रहे हो गूगल पे डालो, तुरंत आपका उसका मिल गया। तो आज तो बच्चा बहुत स्वतंत्र है पढ़ने के लिए, इतना ज़्यादा पढ़ सकता है, इतना ज़्यादा ज्ञान अर्जन कर सकता है कि उतना पहले नहीं कर पाता था। 17वीं बात है कि विश्वविद्यालय के प्रति सरकार के समान दृष्टिकोण का एक प्रकार से अभाव है, क्योंकि विश्वविद्यालयों के प्रति किसी विश्वविद्यालय पर सरकार ज़्यादा फोकस करती है, किसी पर कम फोकस करती है। किसी विश्वविद्यालय में एक प्रकार से आप देखते हैं सरकार ज़्यादा फंड देती है, किसी में कम देती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में ये भी एक प्रकार से थोड़ा सा वो तनाव, विश्वविद्यालयों का टकराव, विचारधाराओं का टकराव, ये सब होता रहता है। तो विद्यालय के प्रति जो सरकार का रवैया रहता है वो एक प्रकार से, उसमें एक प्रकार से समानता नहीं दिखती है। कब पहले आप देखते थे ऐसे होता था बहुत बार, अब थोड़ा बहुत एक प्रकार समान रवैया आपको जरूर देखने को मिला है, लेकिन ये कुछ कह नहीं सकते हैं कि भाई किसके प्रति किसका विचार कैसा है, ठीक है। विचार हैं, संबंध है, वो कभी बदल सकते हैं और कभी भी दूसरे हो सकते हैं। राज्य सरकार और विश्वविद्यालय संबंधी विसंगतियां तमाम सारी। राज्य सरकार, चूंकि राज्य सरकार जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं उस पर राज्यपाल का एक प्रकार से मुख्य रूप से अधिकार होता है। तो ये सब तमाम प्रकार की विसंगतियां हैं जिनके कारण से, ठीक है, क्या होता है, उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति या जो वर्तमान समस्याएं हैं वो सामने निकल करके आती हैं। तो ये सब एक कारण भी है, ठीक है। तो ये कारण हो गए, जैसे कि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय संबंधी विसंगतियां, ठीक है, विश्वविद्यालय के प्रति सरकार के समान दृष्टिकोण का अभाव, ये सब कारण हैं वर्तमान जो समस्याएं उत्पन्न हुई इसके अलावा, ठीक है, वित्त की समस्या, ठीक है, और विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों के संबंधीकरण की समस्या, या एक प्रकार से अनुसंधान कार्य की समुचित व्यवस्था का अभाव, इस कारण से एक प्रकार से जो समस्याएं आ रही हैं वो तमाम सारी आ रही हैं। तो कई प्रकार के जो है कारण और इस समस्याएं, स्थिति, ये सारी चीज़ें अगर पूछा जाए, स्थिति, सुझाव, कारण, मतलब स्थिति, समस्याएं और कारण, तो आप इतने सारी चीज़ों को अगर आपने पढ़ लिया तो इतना अगर आप लिख दीजिएगा तो कोई भी एक प्रकार से जो एग्जामिनर होगा वो आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, आपको सब नंबर देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार से आपका ये हो गया। अगर आपसे पूछे वो उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति को बताते हुए
और उसको समाप्त करने की या वर्तमान स्थिति को समझाते हुए जो वर्तमान समस्याएं उसके बारे में बताएं और सुझाव दीजिए उसको समाधान के लिए। तो आप यही लिख देंगे, काम हो जाएगा। आपसे पूछेगा उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति आने के कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं और उस कारण मतलब उसके समस्याओं के सुझाव लिखें, तो भी आप यही चीज़ लिखेंगे। ठीक है, कई कैसा भी प्रश्न पूछा जाए उच्च शिक्षा को लेकर के, तो आप ये अगर क्लास ले लिए हैं तो आपको कहीं पर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा को उन्नत बनाने के सुझाव कैसे हम दे सकते हैं, क्या क्या सुझाव। सबसे पहला सुझाव तो यही है कि अनुशासनहीनता दूर करना चाहिए। अनुशासनहीनता जो यहाँ पर थी उसी अनुशासनहीनता को दूर करना चाहिए। बच्चों को एक प्रकार से बताना चाहिए, खास करके छात्र संघ और छात्रों की समस्त समिति जब बनाई जाए तो उसमें एक एक शिक्षक हो, ताकि एक प्रकार से कोई भी समिति कोई भी संगठन छात्र का बनना तो उसमें एक दो प्रोफेसर होने चाहिए, उनमें एक दो शिक्षक का होना चाहिए, ताकि अनुशासन बना रहे। जब छात्रों पर अनुशासन बना रहेगा तभी अच्छे तरीके से एक प्रकार से विश्वविद्यालय के कार्य संपन्न हो पाएंगे और एक प्रकार से जो है वो बना रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, अनुशासन बना रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी अनुशासनहीनता में क्या होता है, शिक्षा के सब स्तरों और संस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए। इसके अलावा अनुशासनहीनता दूर करने में आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि अनुशासनहीनता दूर करने में कैसे आप दूर कर सकते हैं, छात्र संघ और छात्रों की समस्त समिति में शिक्षक अवश्य हों। इसके अलावा उच्च शिक्षा की सब संस्थाओं के द्वारा छात्रों को निर्देशन और परामर्श दिए जाने का कार्य किया जाना चाहिए। छात्रों को निर्देशन और परामर्श अच्छे तरीके से मिलेगा तो एक प्रकार से वो अच्छा काम ही करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा आप देखिएगा अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए छात्रों में स्व अनुशासन और अनुशासन की भावनाओं का विकास करना चाहिए शुरुआत से, ताकि वो गुरु शिष्य परंपरा को समझे और एक प्रकार से अनुशासन में रहें। दूसरी बात है निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम। निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम की बात की जाए तो इसमें आप लिख सकते हैं, सबसे पहली बात बच्चों के निर्देशन और परामर्श का कार्यक्रम किया जाए। बच्चों को एक प्रकार से निर्देशन, मैंने आपको बताया था कि भाई शुरुआत में एक दो या हफ्ते में एक क्लास ऐसी हो जिसमें बताया जाए कि आप क्या बनने वाले हैं, बच्चों की रुचि देखा जाए कि बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है, किस दिशा में इसका मन लग रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसका अवलोकन करके, उसका निरीक्षण करके, ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसको परामर्श दिया जाए कि आप बेटा ये पढ़ रहे हो, अच्छा इसमें आपकी रुचि है तो आप इसी में आगे बढ़ो, इसके लिए आपको आगे ये करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें एक शिक्षक को बतानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो छात्रों को पाठ्यक्रमों का चयन एवं उनकी संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक उच्च शिक्षा का एक प्रकार से मतलब क्या होता है, जो संवेगात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं बच्चों की, उनको सुलझाने में सहायता देता है कौन, परामर्श जो होता है और जो निर्देशन होता है वो छात्रों को पाठ्यक्रम का चुनाव करने में या पाठ्यक्रम को चुनने में, उनकी संवेगात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है और उच्च शिक्षा का एक प्रकार से अंग भी होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक प्रकार से निर्देशन और परामर्श के कार्यक्रम लगातार चलाने चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि भाई उच्च शिक्षा अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो इसका एक प्रकार से लाभ क्या होगा, इसके फलस्वरूप हमको प्राप्त क्या होगा। इसके अलावा आगे आपको अगर और बताऊं, अगला आप सुझाव क्या दे सकते हैं भाई, अगला सुझाव है कि पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में अगर आप सुधार करेंगे तब क्या होगा, यानी सिलेबस में आपको एक प्रकार से बदलाव करना चाहिए, समय के अनुसार सिलेबस को भी एक प्रकार से बदलते रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब आप सिलेबस को बदलोगे, पाठ्यक्रम में सुधार करोगे तो इससे क्या होगा, इसमें आप और भी चीज़ें कर सकते हो। जब सिलेबस में बदलाव होगा तो ऐसी स्थिति में आपका एक प्रकार आप और चीज़ों को आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे, तमाम चीज़ों को जानेंगे, संकीर्ण विचारधारा नहीं होगी, व्यापक विचारधारा होगी। इसके अलावा सामान्य, विशिष्ट और आदर्श पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए विश्वविद्यालयों को, ताकि अगर बच्चा जा रहा है सामान्य विषयों को पढ़ना तो सामान्य पढ़े, या विशिष्ट चीज़ों को पढ़ना चाहिए विशिष्ट को पढ़े, आदर्श करना चाहिए तो आदर्श भी करे, जो आजकल के विश्वविद्यालय कर रहे हैं खास करके। इसके अलावा पाठ्य विषयों के चयन की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। बच्चों को क्या पढ़ना है उसको लेकर के बच्चों पर फोर्स ना किया जाए कि अगर आपको पढ़ना है तो आप एक प्रकार से बीए में है तो आप ये नहीं पढ़ सकते, वो नहीं पढ़ सकते, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। दुनिया भर की टीम टाम जो है उन सभी को समाप्त कर दे, जो कॉम्बिनेशन और ये सब की बात होती है वो सारा का कुछ खत्म कर देना चाहिए। जो सब्जेक्ट पढ़ना है बच्चे को पढ़ने दीजिए भाई, अब उसमें कॉम्बिनेशन बना तो जबरदस्ती उसको पढ़ा रहे हो आप, तो ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत की बात होती है। इसके अलावा पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाए। लचीला माने एक प्रकार से होता है कि पाठ्यक्रम एक प्रकार से ऐसा बनाया जाए जिसमें कभी भी संशोधन किया जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम एक बार बन गया तो वो बन ही गया, उसमें संशोधन नहीं हो सकता, उसमें संशोधन करने की स्थिति छोड़ी जाए। इसके अलावा चौथा जो सुझाव है वो ये है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए। परीक्षा प्रणाली यानी जो एग्ज़ाम सिस्टम होता है उसमें एक प्रकार से सुधार करना चाहिए। खास करके शिक्षकों को मूल्यांकन की नवीन और उन्नत विधियों
से परिचित कराया जाए, ताकि जो है टीचर जो हैं वो एक प्रकार से आंतरिक मूल्यांकन के प्रति ज़्यादा ध्यान दें। जो नवीन और उन्नत विधियाँ आई हैं परीक्षा लेने की, उन पर फोकस करें। बस ये नहीं कापी पर्चा बांट दिया और उसी में लिख दिया वही परीक्षा की प्रणाली है, उसी विधि का प्रयोग करके जो परंपरागत चली आ रही कि भाई ऐसे ही परीक्षा होती है। परीक्षा की नई नई विधियाँ अपनाओ ना, कभी कभी आप ऐसी विधियाँ अपनाओ भाई, तो चूँकि खड़े करके कि बच्चे से एक प्रकार से अपने बोर्ड पर पढ़वाओ। कभी कभी आप क्या करो कि जो है बीच बीच में ही पूछ लो कि भाई ये बताओ आज ये टॉपिक आपको बताना है, ये टॉपिक आपको बताना है। तो सारा टॉपिक बच्चे तैयार करके आएंगे, एक रुचि पैदा होगी लोगों की, एक डर सा माहौल बनेगा बच्चों में कि भाई हमको अगर नहीं पढ़ेंगे तो आज हमारी बेइज्जती हो जानी है। तो ये सब चीज़ें, अब वही है कि भाई 1 साल बाद परीक्षा होगी, 6 महीने बाद परीक्षा होगी, बाकी कुछ हो ही नहीं रहा, तो बच्चे उसी हिसाब से पढ़ भी रहे हैं। तो नए नई विधियों का प्रयोग करके उन्नत विधियों से परिचित कराया जाए टीचर को, ताकि टीचर ये भी बता सके कि भाई इस विधियों का प्रयोग करके ऐसे भी टेस्ट होता है। बस परीक्षण का एक ही मेथड है कि भाई चाहे लिखित परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव परीक्षा, दो ही लोग जानते हैं बस। इसके अलावा बाह्य परीक्षकों के स्थान पर, मतलब बाह्य परीक्षकों का स्थान शिक्षकों के आंतरिक और क्रमिक मूल्यांकन को दिया जाए। एक क्रम से मूल्यांकन किया जाए, एक सुव्यवस्थित और आंतरिक मूल्यांकन पर फोकस किया जाए बाह्य मूल्यांकन के बजाय। यानी बाह्य मूल्यांकन पर उतना ध्यान ना दिया जाए, जबकि आंतरिक मूल्यांकन बच्चे के मन को पढ़ा जाए, मनोवैज्ञानिकता। इसीलिए एक प्रकार से आपको पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है आपको, शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रकार सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ताकि आप बच्चे को देख करके बता सके कि बच्चा क्या चाह रहा है और इससे किस प्रकार की परीक्षा ले जानी चाहिए, और बच्चे के अंदर के टैलेंट को आप भांप लें, तो आप वो टीचर अच्छे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, मतलब आपको नहीं करना चाहिए, मतलब कि जो उच्च शिक्षा की समस्या है उसके सुधार हेतु आप क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं 5वां, अपव्यय के समाधान के लिए। अपव्यय मतलब जो छात्र छात्राएं पढ़ना ही छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या कैसा समाधान आप कर सकते हैं, जैसे कि आंतरिक परीक्षाओं को एक प्रकार से महत्व दिया जाए। जब आप आंतरिक परीक्षाओं को महत्व देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो बच्चा एक प्रकार से लिखने में बहुत सारा पीछे हो जाता है, बहुत सारे लोगों की राइटिंग नहीं बनती है, तो ऐसी स्थिति में वो पीछे हो जाते हैं, वो लिख नहीं पाते हैं, तो उनसे आप मौखिक परीक्षा भी ले सकते हैं, साक्षात्कार उनका इंटरव्यू करवा सकते हैं, पैनल बैठ गया उनसे पूछ लिया, उस आधार पर उनको पास कर दे। तो कई विधियों का प्रयोग करके आपको परीक्षा देनी चाहिए, जो विधियां बच्चा अपनाए उसमें आप वो परीक्षा दे दे। अब एक ही विधि है, एक वैसा बच्चा पढ़ना है, अब चाहे उस विधि में कंफर्टेबल है बच्चा, वो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे के हिसाब से परीक्षा की व्यवस्था होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। कई ऑप्शन हो, जिस तरीके से बच्चा चाहे उस तरीके से परीक्षा दे दे, ठीक है। इसके अलावा परीक्षा में असफल छात्रों के लिए पुनः मूल्यांकन की व्यवस्था की जाए। जैसे आज आप बैक पेपर की परीक्षा देते हैं तो उसी प्रकार से पुनः मूल्यांकन की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चे एक प्रकार से दोबारा, अगर एक बार गलती हो गई, फेल हो गए, तो दोबारा से उस जो फेल हो गए उसकी भरपाई वो कर सके। तो इसके लिए तो खास करके काफ़ी काम सभी चीज़ों के लिए हो रहा है, सभी चीज़ों पर जो मैंने यहाँ पर सुझाव बताए इन सभी पर काम हो भी रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भविष्य उपयोगी शिक्षा को आपको पढ़ाया जाए, यानी कि अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तभी आपको वो चीज़ पढ़ाई जाए। अगर आपका भविष्य उसमें नहीं तो आपको बता दिया जाए कि भाई भविष्य में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको मत पढ़ें, ठीक है। आपके लिए जो उपयोगी हो उसको पढ़ें। भविष्य उपयोगी शिक्षा की बात, या भविष्य उपयोगी एक प्रकार से चीज़ें, क्योंकि भविष्य में जब आप उपयोगी हो तभी वो शिक्षा पढ़ें, अन्यथा ना पढ़ें। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब रुचि नहीं रहती है और भविष्य में उपयोगी शिक्षा नहीं रहती तो बच्चे उसको पढ़ने नहीं मन लगता और बच्चे छोड़ देते हैं बीच क्लास में, मतलब कि उसमें ही बीच में। और इसके अलावा चयनात्मक प्रवेश परीक्षा प्रणाली का प्रयोग करके, यानी जो CUET की व्यवस्था आई है वो इसी तहत आई है, ठीक है। चयनात्मक प्रवेश परीक्षा की अगर आपको यूनिवर्सिटी में या कहीं पर दाखिला लेना है तो उसके लिए आपको पहले मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब आप मेहनत करके किसी संस्था में प्रवेश करोगे तो आप एक प्रकार से थोड़ा सा क्या होगा, आपके अंदर होगा कि भाई मैंने मेहनत करके मैं आया हूँ तो मुझे पढ़ना चाहिए मन लगा करके, तो एक प्रकार से तो आप फीलिंग आएगी। इसके अलावा छठा जो एक प्रकार से व्यवस्था है, या छठी एक प्रकार से जो आप उन्नत बना सकते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा को, या उसकी समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं, सामान्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए। सामान्य शिक्षा व्यवस्था एक प्रकार से लागू हो, लागू भी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा शिक्षा का माध्यम जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्षेत्रीय भाषा में हो। अगर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा में होगा, अगर आप कुल सारी चीज़ों को हिंदी में पढ़ाया जाएगा तो आप एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, बजाय अंग्रेजी के। क्योंकि पहले बच्चे को अंग्रेजी सीखने में मेहनत करनी पड़ेगी, और अंग्रेजी सीख गया फिर उसके बाद में उसको एक प्रकार से उस कॉन्सेप्ट को समझने में मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए एक प्रकार से जो इंग्लिश वाले छात्र हैं उसमें उनमें दिक्कत नहीं थी। जैसे आप दक्षिण भारत में आप देखिए, जैसे कोई व्यक्ति तमिल का है तो उसको ज़बरदस्ती अंग्रेजी जानना पड़ता है, ठीक है,
उसको तेलुगु सीखना, मतलब तेलुगु वाले को अंग्रेजी सीखना पड़ता है, क्योंकि वो तेलुगु ऑलरेडी जानना है। तेलुगु का बोझ उसके ऊपर वैसे तो सवार है, हिंदी का बोझ बच्चे के ऊपर वैसे सवार है, अब उसको अंग्रेजी में सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है। तेलुगु भाषा वालों को तेलुगु में एक प्रकार से फिजिक्स पढ़ाई जाए, ठीक है। तमिल वाले को तमिल भाषा में केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ाई जाए, और हिंदी भाषी क्षेत्रों वालों के लिए हिंदी में सारी चीज़ों की व्यवस्था करी जाए। जब ऐसा होगा, क्षेत्रीय भाषा में आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तभी आप अच्छा कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा छात्र संघ और छात्रों की समस्त समिति में शिक्षक अवश्य शामिल हो, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा, इससे जो समस्याएं आ रही खास करके अनुशासनहीनता की, वो समस्याएं भी दूर होंगी। तो इस प्रकार से ये सारी समस्याएं थी जिनके बारे में या जिनके निदान को एक प्रकार से मैंने बता दिया कि उसके उच्च शिक्षा को आप ऐसे या विश्वविद्यालय शिक्षा को आप उन्नत या अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसके विषय में सुझाव है जो आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। और बाकी एक प्रकार से जो वर्तमान स्थिति, जो समस्याएं हैं और जो कारण है, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। कुल मिलाकर के आपका यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। लगभग 10 से 15 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। तो वीडियो को एक प्रकार से लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी लोग एक प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। चलिए, स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए भाई सभी लोग स्क्रीनशॉट, ओके। हो गया होगा, बिल्कुल। चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी को गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।